बात कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवाद खंड की। साधारण अपवाद मतलब एक ट्रायल में अभियुक्त को जो साधारण बचाव आईपीसी उपलब्ध कराती है उनमें। तो सबसे महत्वपूर्ण अपराध है जो इन जनरल भी आप सुनते होंगे, सेल्फ डिफेंस, उसी को प्राइवेट प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है, क्यों दी जाती है किसी व्यक्ति को, और जब दी जाएगी तो उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, कब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शुरू होता है और कब तक बना रहता है, और कब किन अपराधों के विरुद्ध प्राप्त होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की और प्रत्येक व्यक्ति के प्रॉपर्टी की रक्षा करे। ये राज्य का दायित्व है। जब राज्य की संकल्पना आई तो उसी समय ये दायित्व राज्य ने धारण कर लिया और लोगों ने राज्य पर यह दायित्व विश्वास करके दे दिया कि राज्य ये दायित्व उठा पाएगा। पर जब आप प्रैक्टिकली सोचें तो राज्य के लिए यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस पर्सन खड़ा कर दे, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस पर्सन खड़ा कर दे कि उसको इंतजार करता रहे कि कभी अपराध करेगा तो हम पकड़ लें। तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकल। राज्य इतना एमनीवेयर नहीं है कि हर जगह राज्य उपलब्ध हो। अब वहां पर व्यवस्था क्या होगी, वहां पर फिर कानून कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को तुरंत उपचार की जरूरत है, तुरंत उसको अपनी प्रतिरक्षा में कुछ रिटेलिएट करने की जरूरत है, और वहां राज्य के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। हर व्यक्ति को ये कानून अधिकार देता है कि आप अपने पर्सनालिटी की, अपने लिम्ब की, अपने जीवन की और अपने प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें। तो ये राज्य ही उपलब्ध कराता, विधि उपलब्ध कराती है। प्राथमिक दायित्व तो राज्य का है, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि राज्य वहां आपको सर्व नहीं कर पाता है, तो फिर कानून कहता है नहीं, आप अपने सेल्फ डिफेंस में काम कर सकते हैं। अब जब सेल्फ डिफेंस में आपको कार्य करने के लिए एम्पावर्ड कर दिया गया, व्यक्ति को अनुज्ञात कर दिया गया, तो राइट इज माइट, जहां ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं वहां फिर शक्ति आ जाती है और शक्ति आपको भ्रष्ट करती है। तो फिर एक सिद्धांत आता है कि ये जो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिला हुआ है ये अनिर्बंधित नहीं है, उस पर कुछ निर्बंधन लगाने जरूरी है। तो निर्बंधन जब हम आईपीसी के धारा 99 देखेंगे तो वहां पर निर्बंधन के हमें प्रावधान मिलते हैं। फिर ये कब तय होगा कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस पैदा हुआ और कब तक बना रहा, तो उसके लिए भी हम देखेंगे कि धारा 102 है, धारा 105 है, वो बताती हैं कि कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस पैदा हुआ शरीर के विरुद्ध अपराधों के संबंध में, और कब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस पैदा हुआ और बना रहा संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में। इन सब महत्वपूर्ण प्रावधानों की हम चर्चा करेंगे। इसमें हरि सिंह गौर साहब का एक महत्वपूर्ण उक्ति है जो हमने चर्चा की अभी आपसे, कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि राज्य प्रत्येक जगह उपस्थित नहीं रह सकता। ये संभव नहीं है कि राज्य सर्वव्यापी हो जाए, और जब राज्य सर्वव्यापी नहीं होगा तो अपराधों को रोकेगा कौन? दायित्व तो ये राज्य ने लिया था अपराधों को रोकने का। तो वहां पर फिर हर व्यक्ति को ये कानून उपलब्ध कराता है उपचार कि आप अपने संपत्ति की और अपने शरीर की सुरक्षा खुद ही कर लें। हम जब बात करेंगे आईपीसी की तो आईपीसी भी इसी विचार पर बात करती। जब 96 और 97 देखेंगे, धारा 96 से लेके 106 तक के प्रावधान राइट टू प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सा प्रावधान क्या बताता है ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर उन प्रावधानों पर आते हैं। तो 96 बताता है, जैसा अभी हम पूर्व के प्रावधानों में देखते आ रहे थे, जो जनरल एक्सेप्शंस के प्रावधान है, कि वहां बताया जा रहा था कि कोई बात अपराध नहीं है जो पागल व्यक्ति द्वारा की जाए, जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा की जाए, जो भ्रम के अधीन की जाए, जो आवश्यकता में की जाए, जो दुर्घटना से की जाए, उन सबको छूट दे रहे थे। 96 भी उसी तरह की बात करता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ध्यान रखिएगा कि कहा जा रहा है कि यदि कोई बात आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कर रहे हैं तो ये आपको उस कार्य से यद्यपि अपराध हो रहा, यदि आप अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई कार्य कर रहे थे और उस कार्य से यद्यपि अपराध हो रहा, यद्यपि वो 302 की परिभाषा 300 की परिभाषा में आ रहा, यद्यपि वो 300 जो आपके किसी भी प्रावधान में कह सकते हैं 307 में आ रहा है, 308 में आ रहा है, 324 में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, 323 में आ रहा है, यद्यपि वो आपका एक्ट किसी परिभाषा खंड में आ रहा है और उस परिभाषा खंड के लिए दंड का उपबंध है, लेकिन आपने वो कार्य क्यों किया? वो कार्य आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको अपने शरीर की या व्यक्ति की प्रतिरक्षा करनी थी। तो 96 कहता है कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग के तहत करते हैं। तो 97 है वो
बताती है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उपलब्ध है, किन परिस्थितियों में उपलब्ध है। तो 97 बताती है यहाँ पर वो परिस्थितियां। 97 कहती है कि धारा 99 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन, धारा 99 हम बाद में चर्चा करेंगे, कि जो हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो किसको उपलब्ध है, तो ध्यान रखिए हर व्यक्ति को उपलब्ध है। कब उपलब्ध है? पहला जो खंड कहता है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करे। देखिए पहले हम दो महत्वपूर्ण हिस्से पढ़ेंगे। जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो आईपीसी में आपको अपराधों को कई खंडों में बांटा गया। शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, दस्तावेजों के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, क्वाइंस के विरुद्ध अपराध, लोक न्यूसेंस के विरुद्ध अपराध। तो ये कई सारे खंड आपको मिलेंगे, अलग अलग अपराधों को वर्गीकृत किया गया। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस सिर्फ आपको दो तरह के अपराधों में उपलब्ध होता है। जब आप आईपीसी के सारे खंडों को पढ़ेंगे तो वहां आपको कई वर्ग मिलेंगे, अपराधों के कई अध्याय मिलेंगे। पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको सारे अपराधों के बारे में उपलब्ध नहीं है। दो अपराधों के, अध्याय 16 और अध्याय 17। अध्याय 16 बात करता है शरीर के विरुद्ध अपराध और अध्याय 17 बात करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इन्हीं दो प्रकृति के अपराधों में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। अब शरीर के विरुद्ध कौन से अपराध? जब आप शरीर के विरुद्ध अपराध पढ़ेंगे 299 से लेके 377 तक के अपराध पढ़ते हैं, तो शरीर के विरुद्ध कितने भी अपराध हैं 299 से लेके 377 तक, उन सारे अपराधों में राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध। यदि आपके साथ कोई मारपीट करे तब उपलब्ध है, आपका कोई अपहरण करे तब उपलब्ध है, किसी युवती के साथ कोई रेप करे तब उपलब्ध है, उसके साथ अननेचुरल काम करे किसी के साथ कोई तब उपलब्ध है, डकैती करे, जो आपको एब्डक्शन करे आपका तब उपलब्ध है, सेक्सुअल असॉल्ट करे तब उपलब्ध है। तो जितने भी अपराध वहां आपको मिलते हैं, हार्ट से लेके मर्डर से लेके अटेम्प्ट टू मर्डर लेके 299 से लेके 377 तक, उन सारे अपराधों के प्रत्युत्तर में राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध। तो दो वर्गों में प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है, शरीर के विरुद्ध अपराध और संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो शरीर के विरुद्ध कौन से अपराध? कोई शरीर के विरुद्ध अपराधों में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शरीर के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध किया जाए आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। अब किसके, क्या अपने जीवन को बचाने के लिए उपलब्ध है या अपने किसी परिचित के या किसी के भी जीवन को बचाने के लिए उपलब्ध है? तो लिखा हुआ है अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा। मतलब आप पर कोई हमला हो रहा है तब तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ही। आपका मित्र आपके साथ जा रहा है, कोई उस पर हमला कर रहा है, तो उसके भी शरीर की सुरक्षा के लिए आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि शरीर के विरुद्ध किन अपराधों में राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है? तो ध्यान रखें सारे अपराधों में उपलब्ध है। क्या सिर्फ अपने शरीर के बचाव के लिए उपलब्ध है? नहीं, आपके शरीर के लिए तो है ही, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। तो अब बात करते हैं संपत्ति के विरुद्ध। तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध जब आप पढ़ेंगे तो संपत्ति के विरुद्ध सारे अपराधों के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, संपत्ति के विरुद्ध कई सारे अपराध हैं, कई सारे सेक्शन आप पढ़ेंगे 378 से लेके और आगे प्रावधान जो पढ़ेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के, 378 से संपत्ति के विरुद्ध अपराध के प्रावधान चालू हो जाते हैं। तो उन सारे अपराधों के लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, सिर्फ कुछ अपराधों के लिए जो इमिनेंट नेचर के हैं, जहां पर तुरंत उपाय किया जाना जरूरी है। जैसे चोरी, यदि चोरी आपके सामने हो रही है तो आप चोरी रोकने के लिए उपाय कर सकते हैं। रिस्टी, कोई मिसचीफ कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के साथ तो आप उसको रोक सकते हैं। ट्रेसपास, कोई अतिक्रमण अतिचार कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी पर तो आप उसको रोक सकते हैं। जो इमिनेंट है, जहां आपकी प्रेजेंस है, जिन अपराधों में आपकी प्रेजेंस है, जिन अपराधों को आप चाहें तो रोक ले, आप जान रहे हैं कि यह अपराध मैं निवारित कर सकता हूं, तो सिर्फ उन्हीं अपराधों के बारे में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो किसी ऐसे चोरी के, जब संपत्ति के बारे में आते हैं तो कहा गया किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अतिचार की परिभाषा में आता है। सिर्फ 4 अपराधों की बात हो रही है। यही अंतर है कि शरीर के विरुद्ध कोई भी अपराध हो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, पर संपत्ति के विरुद्ध कोई भी अपराध हो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 अपराधों में, चोरी, लूट, रिष्टी और आपराधिक अतिचार, या चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अतिचार का प्रयत्न। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है डकैती को लेकर कई बार
तो डकैती लूट का ही गुरुतर रूप है। जहां 5 लोग हो जाते हैं वो डकैती हो जाता है, तो लूट शामिल है तो डकैती भी इसमें शामिल रहेगी। अब वो जो प्रॉपर्टी है, क्या सिर्फ आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए ही इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं? नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए तो कर ही सकते हैं, आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के लिए भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की मोस्टली 2 कैटेगरी होती हैं, मूवेबल और इमूवेबल। तो दोनों तरह की कैटेगरी में ये अधिकार उपलब्ध है। कुछ अपराधों में क्यों नहीं उपलब्ध है ये आप जान सकते हैं। जैसे न्यास भंग हुआ, न्यास भंग में आप क्या करेंगे? कैसे आप प्राइवेट डिफेंस करेंगे? आपने किसी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट कर दी थी, आप चले गए यात्रा पर, लौट के आए तो पता चला उसने आपकी प्रॉपर्टी बेच दी है, तो आप क्या करेंगे? कहां से राइट टू प्राइवेट डिफेंस? नहीं उपलब्ध है, क्योंकि अपराध तो हो चुका है। उसके बाद आप जाइए थाने में रिपोर्ट लिखाइए। चीटिंग है, चीटिंग में भी आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ चीटिंग हो गई है, आप तो बहुत अपराध होने के बाद जान पाते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। तो वहां भी आप जाइए पब्लिक अथॉरिटी के पास और वहां उपाय लीजिए। पर जो लूट होती है, लूट आपके सामने हो रही है, आपके कनपट्टी पर किसी ने पिस्टल लगा दी है और आपसे कह रहा है कि थैली दो, तो वहां पर आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। इमीडिएट आपको उपचार चाहिए, इमीडिएट आप पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते उस समय कि लूट हो जाए तब हम चले जाएं, क्योंकि अपराध हो जाएगा। आप इस समय ही उपाय कर सकते हैं, और इस समय आपके पास इतना समय नहीं कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएं। जो रिस्ट्री है, रिस्ट्री भी आपके सामने होती है। तो जो अपराधों पे तुरंत निवारण करना आवश्यक है, संपत्ति के, उन्हीं अपराधों पर प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। अदरवाइज प्राइवेट डिफेंस का विकल्प संपत्ति के विरुद्ध अपराधों पर नहीं है। कुछ सिद्धांत हम और समझेंगे प्राइवेट डिफेंस के, कि थोड़ा सा बारीकियां हैं इसमें, उन बारीकियों पर बात कर लेते हैं। बाकी के प्रावधानों में हम आगे बाद में जाएंगे। थोड़ा सा प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट समझ लें कि कहां प्राइवेट डिफेंस आपको उपलब्ध है और कब नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्राइवेट डिफेंस दिया क्यों जा रहा है। प्राइवेट डिफेंस का जो कानून आपको उपचार दे रही है, क्यों दे रही है? राज्य इसलिए आपको यह अधिकार दे रहा है कि राज्य कह रहा है कि मैं तुम्हारी समय पर मदद नहीं कर पाया, राज्य नहीं पहुंच पा रहा, पुलिस वहां पर नहीं पहुंच पा रही जब मर्डर हो रहा, पुलिस नहीं पहुंच पा रही जब आपके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा, पुलिस नहीं पहुंच पा रही जब चोरी हो रही। तो राज्य ने कहा कि हम ये उपचार आपको देते हैं कि आप जो काम स्टेट को करना चाहिए था वो आप कर लीजिए। पर क्या ऐसा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करके आप बदला लेने निकल जाइए? तो वहां पर नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस वहां आपको मदद कर रहा था जहां राज्य नहीं पहुंच पा रहे। अब तो आप राज्य के पास जाइए ना, अपराध हो गया है, आपको किसी ने 2 झापड़ रसीद कर दिए हैं गाल पर, तो आप बदला लेने चले गए पिस्टल लेके उसके यहाँ, फिर कहें हम तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्यों दिया गया है? इट इज एक्सरसाइज्ड ओनली टू रिपेल अनलॉफुल एग्रेशन। मतलब जो आपके खिलाफ एग्रेशन किसी ने किया है उसी समय आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो यहां पर धारा 96 आपकी मदद करेगी। अदरवाइज यदि एक बार अपराध कंप्लीट हो गया, अपराध कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप बदला लेने चल दिए और फिर कहें कि हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, नहीं। यदि कंटिन्यूएंस खत्म हो गया, उस घटनाक्रम का कंटिन्यूएंस खत्म हो गया, आप पर खतरा टल गया, और खतरा टल गया तो फिर आप प्रतिशोध लेने जाएं और वहां आपके साथ कोई घटना हो, फिर आप गोली चला दें और कहें मैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम करने गया था, तो 96 आपकी मदद नहीं करेगा। ये इसका एक निवारक प्रकृति का है। ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो निवारक प्रकृति का काम, पुनिटिव नहीं है। मतलब दंडात्मक नहीं कि आप किसी को दंड देने चले जाएं। ये नहीं कहता राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कहता आप अपना बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंटिव है, पुनिटिव नहीं है। इट इज नाइदर ए राइट ऑफ एग्रेशन नॉर ए रिप्रेजल, इट्स एक्सरसाइजिंग कैन नॉट बी विंडिक्टिव और मेलिशियस। मतलब प्रतिशोध में आप इसका उपचार नहीं प्राप्त कर सकते हैं प्रतिशोध के लिए। हाँ, आप सिर्फ प्रिवेंशन के लिए इसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं कि आप प्रिवेंटिव कार्रवाइयां कर लें, आप अपना जीवन बचा लें, अपनी प्रॉपर्टी बचा लें। पर एक बार घटनाक्रम हो गया, उसके बाद आप प्रतिशोध लेने जाएं और वहां पर फिर आप बचाव की मांग करें, तो ये विकल्प आपको उपलब्ध नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज ये है कि एक अच्छा सा मामला हुआ इसमें, राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ध्यान ये रखिएगा कि 96 क्या कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाए, और 97 क्या कहता है कि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा ऐसा नहीं है कि किसी भी काम के लिए उपलब्ध है, आपको सिर्फ अपराधों के संबंध में उपलब्ध है। यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध हो रहा था तभी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और अपराधों का वर्गीकरण भी 97 कर देती है
कि दुनिया के सारे अपराधों के विरुद्ध नहीं है, सिर्फ शरीर और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के प्रति आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और संपत्ति के भी रिस्ट्रिक्टेड अपराध है, मतलब कमतर अपराध है। अब इसमें क्या हुआ, राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। एक खेत था, आरोपियों की जो बकरियां थी वो किसी खेत में चली गई। उस खेत का जो मालिक था उसने उन बकरियों को पकड़ा और बकरियों को पकड़कर वो अपने खेत से निकालता है और तालाब की तरफ लेकर जाता है। जिन व्यक्तियों की बकरियां थी, आरोपियों की, उनको पता चला कि ए नामक व्यक्ति है, वो मेरी बकरियों को तालाब की तरफ लेकर जा रहा है। अब वहां से जिन लोगों की बकरियां थी आरोपी गण की, वो वहां से आर्म्ड होकर आते हैं, सशस्त्र आते हैं कई लोग। उनका आशय क्या है, बकरियों को छुड़ाने जाना। अभियुक्तों को पता चला कि बकरियों को छुड़ाने जाना है, पर बकरियों को छुड़ाने जाने के लिए वो क्या करते हैं, सशस्त्र होकर आते हैं, कई लोग आते हैं, और इसी क्रम में वो हमला कर देते हैं उस खेत के मालिक के ऊपर जो बकरियों को लेकर तालाब की ओर जा रहा था। और जब हमला किया गया उस खेत के मालिक के ऊपर जिसके खेत में बकरियां गई थी, उसने रिटेलिएट किया और जो आक्रांता थे उनमें से किसी की मृत्यु हो गई। जो लोग आए थे बकरियां सशस्त्र छुड़ाने आए थे। अब इसमें जो खेत का मालिक था जिसके खेत में बकरियां घुसी हुई थी, उसने कहा साहब मैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, मैं तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, और राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम करते हुए दिन की मृत्यु हो गई तो 96 का मुझे लाभ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। कैसे ठीक कह रहे हो? उन्होंने कहा कि जो कंप्लेनेंट थे, जिनके यहाँ से मृतक, जिनके यहाँ कोई व्यक्ति की जान गई थी, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को राइट टू प्राइवेट डिफेंस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो खुद आक्रांता है, इसने तो हमारी बकरियों को पकड़कर तालाब की तरफ हमारी इच्छा के विरुद्ध ले गए थे, तो चोरी का अपराधी है। अब ये बात यहीं पर आ गई कि क्या चोरी हो रही थी तो इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए, चोर को ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उन एक्यूज ने कहा नहीं साहब, हम इन बकरियों को चोरी करने की नीयत से नहीं ले जा रहे थे, हम ले जा रहे थे इन बकरियों को अपने खेत से हटाने के लिए कि ये हमारी ग्रेजिंग ना करें, हमारी फसल ना खाएं, और इसलिए हम इनको पॉन्ड की तरफ ले जा रहे थे। हमारा कोई बेईमानीपूर्ण आशय नहीं था, हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर रहे थे, और हमारा ये बात अपराध नहीं था, हमारा ये काम अपराध नहीं था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ तुम्हारा ये काम तो अपराध नहीं था। अब जब अपराध नहीं था तो क्या जो वो आर्म्ड होकर लोग आए थे उनको ये अधिकार मिलता है? जब अपराध ही नहीं है, फार्मर का काम ही अपराध नहीं है, उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस है नहीं। और उन्होंने जब इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, इसने इसके लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ गया, जो फार्मर था उसके लिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ गया, और उसने अपना बचाव करते हुए यदि किसी की हत्या कारित कर दी तो उसको लाभ मिला। राम रतन वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें बात यह है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको कब मिलेगा? किसी अपराध के विरुद्ध। जो लोग बकरियों को छुड़ाने सशस्त्र होकर आए थे उनको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिला, क्योंकि उस फार्मर का काम अपराध नहीं था, वो अपने खेत से सिर्फ बकरियों को बाहर कर रहा था, उन बकरियों को चुरा नहीं रहा था। जब पहले वाले का काम अपराध नहीं है तो दूसरे वाले के राइट टू प्राइवेट डिफेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको अपराधों के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्रेसर को नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति एग्रेसर होगा, जो आक्रमणकारी होगा, उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। और इस मामले में जो लोग बकरियों को छुड़ाने आए थे वो एग्रेसर बन गए, अब वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते। एक और मामला हुआ इसमें, मुन्ना वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में 6 अप्रैल 1975 को 2:15 बजे एक मृत्यु हुई एक व्यक्ति की, और जो आरोपी पकड़ा गया तो उस आरोपी ने ट्रायल में कहा कि साहब मैं तो अपने बचाव में काम कर रहा था, ये देखिए मेरी डॉक्टर ने इलाज किया, मुझे भी चोटें आई थी और डॉक्टर ने इलाज किया, ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उसकी जो रिपोर्ट थी अभियुक्त की वो 8 अप्रैल की थी, घटनाक्रम 6 अप्रैल का था। तो कहा गया कि तुम 1.5 दिन बाद तुमको चोटें आई हैं, वो चोटें कैसे कह सकते हो कि तुम्हें घटनाक्रम के समय आई हैं, और उसको लाभ नहीं मिला। तो बात हम ये कहना चाह रहे थे कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो प्रतिशोध के लिए नहीं मिलता है, वो आप अपने प्रिवेंशन, अपने बचाव के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और यदि कहीं से ये पाया गया कि आप प्रतिशोध में काम कर रहे थे तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। दूसरा इसी में सिद्धांत है
इसको आप लिख सकते हैं एक लाइन में कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस निवारक उपाय है, इसको आप प्रतिशोध के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। यदि आप प्रतिशोध के लिए काम करेंगे तो वहां पर आपको फायदा नहीं मिलेगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल टू एग्रेसर, दूसरा सिद्धांत इसमें आता है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो आक्रांता को उपलब्ध नहीं है, आक्रांता को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। जब देखिए यहां पर अपराध समझना जरूरी है। एक व्यक्ति जो जहां पर सीधे सीधे आक्रमण करने आप जा रहे हैं किसी के ऊपर, लाठियां लेकर घर से प्लान होके 5 लोग गए कि आज बी की हत्या करनी है। 5 लोग जब प्लान होके गए और पता चला कि बी वहां पहले से तैयार बैठा, जैसे ही बी के यहाँ पे एंटर किए, बी आप 5 लोगों से ज्यादा मजबूत निकल गया और उसने 5 को पीटा, उसमें से 2 मर गए, बी जिंदा है। फिर यहाँ पर आप कहें जो ये 5 लोग गए थे जिनके यहाँ मृत्यु हो गई, वो कहें कि साहब हम तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, बी हमको पीट रहा था। बी कैसे पीट रहा था? आप उसके घर लाठियां लेके सुसज्जित होके गए हैं, वो कैसे आप पीटेगा? आप तो एग्रेसर हो गए, आप एग्रेसर हो गए, आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस तो मिलेगा नहीं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा बी को, जिसके यहाँ आप हमला करने गए थे, और यदि उसने अपना बचाव करते हुए आपकी मृत्यु भी कारित कर दी तो उसका काम 96 के तहत आता है और उसको पूरा बचाव मिलेगा। अब बात यहाँ पर ध्यान ये देनी है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो उस स्तर तक ही आपको मिलता है जितना आप अपने बचाव के लिए काम में लाए। जैसे ही आपकी सुरक्षा हो गई, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको चींटी काटी, ठीक, और आपने उठा के उसके कनपट्टी पे पिस्टल चला दी, तो ये जो आपका काम है कि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम 99 पढ़ेंगे, 99 कहती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को उतनी ही अपहानि कारित कर सकते हैं जितनी परिस्थितियों में युक्ति युक्त हो। तो जहां आपने युक्तियुक्ता हटाई तो वहां 96 का आपका बचाव हट जाता है, और जैसे ही 96 हटा तो आपका काम अपराध हो जाता है, आपका काम अपराध हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि एग्रेसर को उपलब्ध नहीं है, एग्रेसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लेकिन यदि कोई कार्य करने वाला व्यक्ति, राइट टू प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, तो वहीं से उसको 96 हटा लेती है और उसका काम अब अपराध बन जाता है, और सामने वाले व्यक्ति को अब प्राइवेट डिफेंस के तहत काम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। थोड़ा सा चीजें यहाँ पर क्लिष्ट हो जाती हैं, पर कोशिश करते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने की। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज रामस्वरूप, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज रामस्वरूप का मामला है। इस मामले में क्या हुआ? ये आपका मामला है AIR 1974 SC 1570। इसमें जो अभियुक्त था, अभियुक्त के पिता एक बाजार की पिछले 10 साल से ठेकेदारी लेते थे, उस मार्केट में उनका सिक्का चलता था अभियुक्त के पिता का। 11वें साल क्या हुआ कि एक व्यक्ति आता है और उसने बोली लगा दी, उसे वो ठेका मिल गया बाजार का। एक तो पहले ईगो की बात आ गई, जो अभियुक्त का पिता था उसका ठेका चला गया। फिर एक दिन क्या होता है कि अभियुक्त का पिता बाजार जाता है, अभियुक्त का पिता बाजार जाता है और वो उसी जो नया ठेका जिस व्यक्ति को मिला है उससे कहता है कि ये जो वाटरमेलन रखने के लिए थैले हैं ये मुझे चाहिए, खरीदने जाता है। तो विक्रेता ये कहता है कि ये जो वाटरमेलन रखने के लिए थैले हैं ये ऑलरेडी किसी ग्राहक के लिए मार्क हो चुके हैं, आपको नहीं मिल सकते। दोनों के बीच थोड़ा सा बातचीत होती है और अब जो नया ठेकेदार था उसने कहा कि मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ, अपनी अथॉरिटी बताई उसने, और जो मैंने कह दिया वो फाइनल, अब तुम जा सकते हो। अब अभियुक्त का पिता इस बात से रोष में आ गया। घटनाक्रम समझिएगा, एक बाजार थी, उस बाजार को एक व्यक्ति 10 साल से ठेके पर ले रहा था, 11वें साल उसका ठेका चला गया और अभियुक्त का पिता वहां पर जाता है नए ठेकेदार के पास कुछ सामान खरीदने, और उसको सामान किन्हीं कारणों से नहीं देता है और दोनों के बीच भाषाई वाद प्रतिवाद होता है। उसके बाद अभियुक्त का पिता घर आता है, अपने बच्चों से चर्चा करता है, तो अभियुक्त राइफल लेता है और उसके 2 बच्चे लाठी लेते हैं। अभियुक्त राइफल लेता है और उसके 2 बच्चे लाठी लेते हैं कि, और वो जाते हैं बाजार में और पूछते हैं कि यहाँ किसकी अथॉरिटी है, किसकी बात सुनी जाएगी, जैसा कि सामान होता है। और जो नया ठेकेदार था कुछ समझ पाता कि ना समझ पाता, उससे पहले ही उसके ऊपर
गोली से वार कर दिया जाता है, बंदूक से वार कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाता है। ये घटनाक्रम था। यही मामला कोर्ट में आया। कोर्ट में आया तो अभियुक्त गण की ओर से एक प्लीडिंग आई कि साहब इसने हमारे पिता के साथ गाली गलौज किया, और जब हम लोग गए वहां पर तो जो इसका मृतक का नौकर था वो मेरे पिता के साथ मारपीट करने चालू कर दिया, और जब मैं अपने पिता को बचाने के लिए मैंने फायर किया तो इसको गोली लग गई। ये अभियुक्त का बचाव था, अभियुक्त गण का बचाव था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपको बचाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एग्रेसर हैं। घटनाक्रम वाद विवाद हुआ था, आधे घंटे बाद आप लोग वहां जाते हैं और सशस्त्र होकर जाते हैं और उसके बाद किसी को गोली मारते हैं, तो आप एग्रेसर हैं। और 96 एग्रेसर को तो रिलीफ देती नहीं है, तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो कोर्ट हेल्ड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज राइट ऑफ डिफेंस नॉट ए रेट्रीब्यूशन। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, और डिफेंस के लिए मिला हुआ, प्रतिशोध के लिए नहीं मिला हुआ। अब इस घटनाक्रम में आप देखें क्या डिफेंस हो रहा है, आप प्रतिशोध के लिए जा रहे हैं। आपके पिता को ह्यूमिलेट किया गया तो वो अपने प्रतिशोध के लिए वहां पर जा रहा। इट इज अवेलेबल इन फेस ऑफ इमिनेंट पेरिल टू दोज हु एक्ट इन गुड फेथ, एंड इन नो केस कैन द राइट बी कंसीडर्ड टू ए पर्सन हु स्टेज मैनेजर ए सिचुएशन वेयर इन द राइट कैन बी यूज्ड एज ए सील टू जस्टिफाई एन एक्ट। उन्होंने कहा कि ये गुड फेथ से काम करने वाले, सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है। ऐसा नहीं कि आप कोई कार्य कर दें और फिर एक स्टेज सा बनाएं आप और मैनेज करें चीजों को वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत लाने के लिए। स्टेज मैनेजर के लिए ये नहीं है। आप गुड फेथ सद्भाव पूर्वक अपने बचाव में कोई काम करें, आपके ऊपर इमिनेंट डेंजर है, उससे बचाव के लिए आप काम करें तो मिलेगा यहाँ उपचार आपको। लेकिन आप क्या करें कि आप कोई प्रतिशोध में काम करें और उसके बाद एक स्टेज मैनेज करें कि मेरा काम इस दायरे में आ जाए, तो वहां राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। तो दो चीजें हमने जानी जो सिद्धांत होती हैं कि पहला, राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको प्रतिशोध के लिए नहीं है, बचाव के लिए है। दूसरा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसको नहीं है? एग्रेसर को नहीं है। जो व्यक्ति एग्रेसर है, एग्रेसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मतलब जो आक्रांता है, आक्रांता को कब मिल जाता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस? आक्रांता को प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है कब? जबकि आक्रांता को पहले मिला नहीं। पहले किसको मिला? सामने वाले को मिला। सामने वाले ने अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग अतिलंघित कर दिया, जितना उसको उपयोग करना चाहिए था उससे ज्यादा कर दिया। आपने किसी को डंडे से मारा और उसने पिस्टल निकाल ली और आपके सर के ऊपर से फायर कर दिया, तो उसने क्या किया कि यहाँ पर जो उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ था उसकी सीमाएं लांघ गया, और जैसे ही वो सीमाएं लांघता है अब वो अपराधी बन गया। जिस व्यक्ति को पहले राइट टू फर्स्ट स्टेज पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला था, उसने अपनी सीमाएं लांघने के कारण अपना वो अधिकार खो दिया, और जैसे ही वो अधिकार खोता है तो उसका काम कहाँ चला जाएगा? अब अपराध में चला जाएगा। और जैसे ही अपराध में पहले वाले व्यक्ति का काम चला गया तो वहीं आक्रांता को फिर वापस मिल जाता। अब उसको आक्रांता ना कहें, जो पहले आक्रांता था परिस्थितियां बदलने के कारण वो क्या हो गया? विक्टिम हो गया। तो फिर अब इसको प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण से बात करें कि ये समझना जरूरी है, क्योंकि कैसे परिस्थितियों के बदलने से एक ही घटनाक्रम में पहले प्राइमा फेसाई आपको नहीं था राइट टू प्राइवेट डिफेंस, पर घटनाएं परिस्थितियां बदली और सबसीक्वेंट स्टेज में आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है। कैसे समझें कि एक ए और बी नामक व्यक्ति हैं। ए बी को मारने जाता है, ठीक, खाली हाथ जाता है, और बी उसे रास्ते में मिला। बी से उसने गुत्थम गुत्थी करी और 2-3 झापड़ 2-3 लात उसको जमा दिए बी को, ठीक। तो यहां पर जब ए उसके साथ मारपीट करने जा रहा, उसके साथ मारपीट कर रहा, तो प्राथमिक स्तर पर बी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। 96 कहता है कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। प्राथमिक स्तर पर बी को प्राइवेट डिफेंस है। बी क्या करता है? बी वहां जो या कहें कि पिस्टल पड़ी हुई है, तलवार पड़ी हुई है, उस तलवार या पिस्टल को उठाता है और ए के गर्दन पर प्रहार कर देता है। देखिए वो किसी तरह के हथियार लेकर नहीं गया था, सामान्य मारपीट के लिए गया था, और सामान्य मारपीट में उसको सामान्य मारपीट की, पर बी को वहां तक प्राइवेट डिफेंस था जहां तक वो सामान्य मारपीट के प्रत्युत्तर में अपना बचाव करता। पर बी ने क्या किया? बी ने तलवार उठा के उसके गर्दन पर मारा। तो यहां बी ने क्या किया? जो कानून उसको अपनी प्रतिरक्षा के लिए बचाव की सीमाएं देता था, इस सीमा तक ही आप अपना बचाव कर सकते हैं, उसने उन सीमाओं का अतिलंघन किया, और जैसे ही अतिलंघन किया तो 96 का आवरण उसके ऊपर से हट गया। अब वो कहां चला गया? आईपीसी की धारा 299 और 303 के 300 के दायरे में चला गया।
तो जैसे ही आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण करते हैं, वैसे ही 96 का आवरण हट जाता है और वहां आक्रांता की स्थिति अब बदल गई। आक्रांता अब कौन हो गया? अब आक्रांता को मिल गया कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर ले। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, एग्रेसर को नहीं है सामान्य सिद्धांत ये बदलिए, पर जैसे ही एग्रेसर के सामने वाले व्यक्ति को ये प्रत्युत्तर देने का अधिकार 96 देती है, लेकिन वो अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। तो जैसे ही सीमाओं को लांघता है तो वो अपना ये अधिकार राइट टू प्राइवेट डिफेंस खो देता है। ये अब हर मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से तय होगा कि सीमाएं लांघी गई थी या नहीं लांघी गई थी, पर यदि वो परिस्थितियां आ जाती हैं तो सिद्धांत यही अप्लाई होगा। तीसरी बात आती है फ्री फाइट की। फ्री फाइट मतलब क्या होता है? फ्री फाइट मतलब होता है कि दो पक्ष होते हैं, एक उनके बीच किसी चीज को लेकर विवाद है, तो वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से उस विवाद को खत्म करना चाहते हैं। उधर से 10 आ जाओ, इधर से 10 आ जाओ, लड़ लेते हैं, जो जीतेगा तो वो विवाद उसके पक्ष में चला जाएगा। इसको कहते हैं फ्री फाइट। मतलब दोनों पक्ष के लोग तैयार हैं विवाद करने के लिए, दोनों पक्ष के लोग सुसज्जित हैं हथियारों से या हथियारों से सुसज्जित नहीं है, सिंगल व्यक्ति हैं, तो दोनों इस बात के लिए तय कर चुके हैं कि फ्री फाइट है। तो यहां पर एग्रेसर कौन है? दोनों एग्रेसर है। ए भी लड़ना चाहता है, बी भी लड़ना चाहता है, दोनों एक स्टेज पर आकर लड़ते हैं, ये कहलाती है फ्री फाइट। तो फ्री फाइट में चूंकि दोनों शुरू से ही एग्रेसर होते हैं और हमने पढ़ा कि एग्रेसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता नहीं है, तो यहां भी फ्री फाइट में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि राइट टू इन ए फ्री फाइट नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी एंड ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट। ठाकुर रंजीत भंडारी वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात 1984। ध्यान रखना जरूरी है कि फ्री फाइट का प्रश्न कई बार आता है, और जब आप काम करेंगे वहां पर भी चीजों को यदि आप फ्री फाइट से नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। फ्री फाइट प्रोसिक्यूशन कई बार बताएगा आपके इस अधिकार को कर्व करने के लिए कि फ्री फाइट थी साहब। तो फ्री फाइट में यदि आपको लाना है, फ्री फाइट से बाहर निकलना है, तो आपको पहले ये दायरा जानना चाहिए कि हम यदि फ्री फाइट में फंस जाएंगे तो हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस फ्री फाइट में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर दोनों एग्रेसर होते हैं, कोई विक्टिम नहीं होता, दोनों खुद लड़ने जाना चाह रहे हैं और एग्रेसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है नहीं, और यहाँ पर दोनों एग्रेसर हैं, इसलिए फ्री फाइट में भी प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। चौथी चीज यह है कि यह है आपका ठाकुर रंजीत भंडारी वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। ठाकुर रंजीत भंडारी वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। गजानंद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1954। इसमें भी यही निश्चित किया गया कि द क्वेश्चन हु अटैक्स एंड हु डिफेंड इन सच ए फाइट इज होली इमटेरियल। जब आप ये तय हो गया कि दोनों पक्ष लड़ने के लिए घर से चल दिए हैं, तो फिर वहां पर कौन पहले डंडा चलाता है इस बात का कोई महत्व नहीं है। कि द क्वेश्चन ऑफ हु अटैक्स एंड हु डिफेंड इन सच ए फाइट इज होली इमटेरियल, कि पहला वार कौन करता है इससे मतलब नहीं। यदि परिस्थितियों से ये आ गया कि दोनों ही अग्रेसर हैं, दोनों ही फ्री फाइट के लिए तैयार है, तो कौन पहला वार करता है इससे कोई मतलब नहीं। ये आपके गुजरात के इस मामले में कहा गया कि गजानंद वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 1954। जो चौथी चीज है, ये जानना जरूरी है कि आपको लॉफुल एक्ट के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। यदि कोई कार्य लॉफुल है, जैसे कि ए नामक व्यक्ति है, आपके मकान में बिना आपकी इच्छा के अतिचार करे, तो 97 का सेकंड क्लास कहता है कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस, आप उसको उठाकर बाहर कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कोई सम्मन या वारंट है उसके पास, वारंट है, कोर्ट का वारंट है, वो आपको गिरफ्तार करने आता है, वो भी तो आपको अभिरक्षा में लेके जा रहा है, आपके खिलाफ प्राइवेट जो सदोष अवरोध या सदोष परिरोध का अपराध कर रहा है, आपकी इच्छा के बगैर आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो क्या आप उस आरक्षक को भी उठा के घर से बाहर फेंक सकते हैं और कहें साहब हम तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, ये हमको पकड़ रहा था? तो यहाँ पर वो लॉफुल अथॉरिटी के तहत काम कर रहा था। जो कांस्टेबल आया था, जो भी व्यक्ति आया था गिरफ्तार करने और आपके घर में प्रवेश कर रहा है, वो एक लॉफुल अथॉरिटी के तहत काम कर रहा है। और जब लॉफुल अथॉरिटी के तहत कोई व्यक्ति काम करता है तो वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता है। तो ये जरूर जान लें कि कहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा, तो लॉफुल अथॉरिटी या कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट अवेलेबल अगेंस्ट लॉफुल एक्ट। तो ये चौथी चीज बात हो गई। तो ये चार सिद्धांतों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यदि हम ये नहीं जान पाएंगे तो हम आगे के प्रावधान नहीं समझ पाएंगे और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं समझ पाएंगे।
तो पहला तो ये जान लें कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रतिशोध के लिए नहीं है, निवारण के लिए। दूसरा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस यदि आप आक्रांता हैं तो आपको उपलब्ध नहीं है। कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं कि आप प्रारंभिक स्तर पर आक्रांता थे, सब्सिक्वेंटली आप विक्टिम बन गए, तो वहां पर उपलब्ध हो जाता है। लेकिन सिद्धांत यही है कि जब तक आप आक्रांता हैं, आक्रांता के दायरे में आते हैं, तो आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। जहां पर फ्री फाइट होती है पक्षों के बीच, दोनों पक्षकार तय कर लेते हैं, और वो तय कर लेते हैं कि हम झगड़े को सेटल डिस्प्यूट बाय फोर्स से, बल के माध्यम से ही चीजों को निस्तारित करेंगे, तो वहां भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा फ्री फाइट में। और यदि लाफुल कोई काम किया जा रहा है, उस लाफुल काम के खिलाफ भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 98, 96 और 97 की हमने बात की, कुछ 2-3 सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की बात कर ली। अब 98 की बात करें। 98 क्या कहता है कि आपने पढ़ा कि भूल के अधीन किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। 76, 79 दुर्घटना से किया गया कोई कार्य अपराध नहीं, दुर्घटना को छोड़ दें। 82 और 83 कहते हैं कि बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 84 कहता है कि कोई इंसेन पर्सन उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 85, 86 कहते हैं कि टॉक्सिनेटेड पर्सन है, कोई इंटॉक्सिनेटेड है, उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, उसको कुछ ना कुछ सीमा तक छूटें मिलती हैं। यदि मान लीजिए कि एक पागल व्यक्ति किसी के ऊपर पिस्टल लेके खड़ा हुआ है, गोली चलाना चाह रहा है या फायर ही कर रहा है, तो पागल का कार्य तो अपराध है नहीं। अभी हमने पढ़ा 97 में कि आपको अपराध के विरुद्ध ही सुरक्षा मिलेगी, और पागल का कार्य तो अपराध है नहीं, 84 ने कहा। तो उस पागल के खिलाफ क्या आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा है? एक बच्चा, 4 साल का बच्चा आपके ऊपर पिस्टल चलाना चाहता है, आप क्या करेंगे? उसका कार्य तो कोई अपराध है नहीं। और 97 कहता है कि आपको अपराध के विरुद्ध ही प्राइवेट प्रतिरक्षा मिलेगी। तो 98 इसको एक्सप्लेन करता है और स्पष्ट कर देता है कि आपको यद्यपि कर्ता के कारण, जो सामने वाला व्यक्ति है वो बच्चा है, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं है। सामने वाला व्यक्ति पागल है, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं है। सामने वाला व्यक्ति भूल के अधीन काम कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति बालक कह सकते हैं मतता के कारण काम कर रहा है, तो यद्यपि उसका कार्य अपराध नहीं है, बावजूद इसके आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। क्योंकि जो 97 कहता है कि आपको अपराधों के खिलाफ ही मिलेगा, तो बच्चे का काम तो अपराध है नहीं, पागल का काम तो अपराध है नहीं, भूल के अधीन यदि कोई काम कर रहा तो अपराध है नहीं, या इमेच्योरिटी के कारण अपराध है नहीं, इंटॉक्सिकेशन के कारण अपराध नहीं, तो क्या इनके खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा? रहेगा। 98 ने स्पष्ट कर दिया कि जबकि कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता, सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि करता है, उसने गोली चलाई तो किसी की मृत्यु हो गई, तो 302 के सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए, लेकिन उसका कार्य अपराध नहीं है क्योंकि वो इंसेन पर्सन, उसका कार्य अपराध नहीं क्योंकि वो बच्चा है। तो ऐसे कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 98 प्रोवाइड कराती है, और इसके दृष्टांत हैं वो इसको स्पष्ट भी कर देते हैं। या पागलपन के असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। देखिए, पागल व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति को मारने का प्रयत्न करता है, तो पागल को 84 बता देती है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी दे देती है कि आप पागल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसको मार रहा है वो क्या करे? क्या उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलता है? उसको 98 कहती है कि आपका ये अधिकार है, उस पागल के प्रति भी है, इसी प्रकार बच्चे के प्रति है। जो इसका दृष्टांत दूसरा है वो कहता है कि कार रात्रि में ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है, या सद्भावना पूर्वक का को ग्रह भेदक समझकर पाकर आक्रमण करता है, यहाँ या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता। किंतु देखिए, एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि घर का स्वामी है, वो कहीं विदेश में रहता है, 6 महीने साल भर में आता है, और उसका घर दिल्ली में बना हुआ है। उसके जो परिजन है विदेश में रहने वाले व्यक्ति के, वही घर का मुखिया, उसके जो परिजन है वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं और एक गार्ड को नियुक्त कर देते हैं सिक्योरिटी एजेंसी से। सिक्योरिटी एजेंसी वाला उस विदेश में रहने वाले घर के मालिक को नहीं जानता। घर का मालिक रात में आता है और वो घर में प्रवेश करना चाहता है, तो जो सिक्योरिटी एजेंसी वाला है वो घर के मालिक को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि इसी का घर है, ये तो आ ही सकता है। वो इस भूल के अधीन काम करता है कि ये गृह भेदक है और गोली चला देता है। तो यहाँ
जो एजेंसी वाला, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका कार्य तो अपराध नहीं है, क्योंकि वो तथ्य के भ्रम के अधीन काम कर रहा है, वो मालिक को गृह भेदक समझ रहा है। लेकिन मालिक को यह अधिकार उपलब्ध है कि वो सिक्योरिटी एजेंसी वाले से अपना बचाव करने के लिए उपाय करे। यद्यपि पहले वाले का काम, जो सिक्योरिटी एजेंट था, उसका काम 76 के दायरे में आ जाता है, उसको बचाव मिल जाता है। बावजूद उसके जो मालिक है, उसको उस सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि 98 में उपलब्ध करा दिया। 99 आ जाए। 99 रिस्ट्रिक्शंस की बात करती है कि हमने पहले ही बात की, जब हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के सिद्धांत के बारे में बात की, तो वहीं ये बात की थी कि ये असीमित अधिकार नहीं है। हम किसी को असीमित अधिकार देंगे तो वो माइट इज राइट, राइट इज माइट, ये सिद्धांत के तहत आ जाएगा और भ्रष्ट हो जाएगा। तो 99 ने बहुत सारे निर्बंधन लगा के रखे। तो 99 में मुख्यतः 3 निर्बंधन कह सकते हैं कि एक लोक सेवकों के संबंध में है कि लोक सेवक कोई कार्य करता है तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। लोक सेवक के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति काम करता है तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। या आपको लोक प्राधिकारियों की संरक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त टाइम था, वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। 2 स्पष्टीकरण भी है इसके। तो हम सरल भाषा में कोशिश करते हैं 99 को समझने की। कि देखिए 99 का जो पहला हिस्सा वो पब्लिक सर्वेंट की बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट के पहला हिस्सा और पहला पैरा और दूसरा पैरा, वो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में किए जाने वाले काम की बात करता है। तो पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। कब? जबकि पब्लिक सर्वेंट के काम से आपको भय क्या पैदा हो रहा है? आपको लग रहा है कि आपकी मृत्यु कारित हो जाएगी या घोर उपति कारित हो जाएगी, या पब्लिक सर्वेंट आपकी मृत्यु कारित करना चाहता है या घोर उपति कारित करना चाहता है, तो वहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। इसको थोड़ा सा चीजें यहाँ पर क्लिष्ट रूप से लिखी हुई है, तो सरल करके लिख लें कि लोक सेवक के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब उपलब्ध है? जब आपको लगे कि लोक सेवक के कार्य से आपकी मृत्यु होने वाली है, या आपको लगे कि लोक सेवक के कार्य से आपको घोर उपति होने वाली है, या आपको लगे कि लोक सेवक के डायरेक्शन में जो ये काम कर रहा है मेरी मृत्यु कारित कर देगा, या लोक सेवक के डायरेक्शन में काम करने वाला मेरी घोर उपति कारित कर देगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि लोक सेवक के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, बशर्ते कि उसका कार्य मृत्यु या घोर उपति कारित करने वाला हो। सिर्फ इन्हीं 2 जगह आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिलेगा लोक सेवक के विरुद्ध। अदरवाइज लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसा ध्यान रखें। तो 99 के हम पहले और दूसरे हिस्से को जान पाएंगे। ठीक। तो अब पढ़े उसको, पहला हिस्सा दूसरा। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, देखिए मृत्यु या घोर उपहति की आशंका कारित होती है तो 99 का रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगा। मृत्यु या घोर उपहति की आशंका कारित नहीं होती, मतलब दूसरा कोई काम आपको लग रहा है कि इससे उपहति होगी, बाकी तरह के अपराध होंगे, वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध नहीं है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पद आभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किया जाने का प्रयत्न किया जाता है, उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्याय अनुमत ना हो। मतलब पब्लिक सर्वेंट बोना फाइडली कोई काम कर रहा है तो उस कार्य के विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जो पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है उसके काम में थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी हो, उस इरेगुलरिटी के होते हुए भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। शर्त क्या है? यदि मृत्यु या घोर उपहति की आशंका होती है तब 99 का रिस्ट्रिक्शन काम नहीं करता है। यदि मृत्यु या घोर उपहति की आशंका नहीं हो रही और पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका दूसरा हिस्सा है, इसी क्रम में बात करता है। यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट खुद काम कर रहा था पहले हिस्से में, फर्स्ट पैरा में, और सेकंड पैरा में कौन है कि पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। जो स्पष्टीकरण 1 और 2 हैं
वो इसी पब्लिक सर्वेंट से जुड़े हुए हैं। स्पष्टीकरण एक कहता है कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। मतलब आप जान ही नहीं रहे हैं कि जो मेरे यहाँ आया है वो लोक सेवक है, या आपको आपके पास ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है जिससे आप ये भरोसा कर पाए कि वो लोक सेवक है। यदि ये परिस्थिति है तो फिर 99 का रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं रोकता, वो नहीं कहता कि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया। यदि आप जानते नहीं है कि सामने वाला लोक सेवक है तो फिर आप काम करेंगे ही। यदि आपके पास सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियां उससे आप ये विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये लोक सेवक है, तो भी आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म नहीं होता। यदि आप जानते हैं और फिर ऐसा करते हैं और कहें कि मुझे राइट टू प्राइवेट डिफेंस दीजिए, तो नहीं। तो ये बचाव आप ले सकते हैं जब पब्लिक सर्वेंट के बात आए कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस साहब मुझे है क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि ये पब्लिक सर्वेंट है, मेरे पास कोई ऐसा विश्वास करने का कारण नहीं था कि ये पब्लिक सर्वेंट, तो वहां आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो उसका दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन काम करने वाला व्यक्ति था, पब्लिक सर्वेंट से तो सीधे बात हो गई कि आप जानते नहीं थे, विश्वास करने का कारण नहीं था। जो डायरेक्शन के अधीन काम कर रहा है उसको तो जिस पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन वो काम कर रहा है उसने कुछ उसको अथॉरिटी दी होगी लिखित रूप में, या अथॉरिटी नहीं है उसके पास लिखित रूप में, तो उसको कहा होगा कि तुम जाना, बताना, अपना परिचय देना। और जिस व्यक्ति के घर में वो आया है, इसको पकड़ने आया, वो पूछ रहा तुम कौन हो भाई बताओ, वो नहीं बताता, कहीं नहीं चलो मेरे साथ। या वो पूछता है कि कोई वारंट टारंट तुम्हारे पास हो तो वो दे दो हमको, कोई आदेश हो तो वो दे दो, और वो भी वो दिखाता नहीं, तो फिर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। जो स्पष्टीकरण 2 यही कहता है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी लोक सेवक के निर्देश से किए गए या किए जाने के लिए प्रेरित किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं होता। देखिए जो 99 का पहला और दूसरा पैरा है वो वंचित कर देते हैं आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से। तो स्पष्टीकरण 1 और 2 है वो कुछ एडिशनल परिस्थितियों के आने पर वापस आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दे देते हैं। तो स्पष्टीकरण 1 लोक सेवक के बारे में कहता था कि आप जानते नहीं है, आपके पास विश्वास करने का कारण नहीं है, तो वहां आपको अवेलेबल हो जाता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसी तरह जब डायरेक्शन के अधीन कोई व्यक्ति काम कर रहा पब्लिक सर्वेंट के, तो वहां भी अवेलेबल हो जाता है यदि कि जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन के अधीन काम करने वाला व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का स्टेटमेंट ना दे दे या लिखित रूप में उसके पास जो प्राधिकार थे उसको दिखाए ना। यदि वो ऐसा नहीं करता तो फिर जो 99 का पहले और दूसरे पैरा का रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाता है और वहां आपको फिर अधिकार मिल जाता है। जो इसमें दूसरी बात है 99 में रिस्ट्रिक्शन यही है, पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध आपको इन जनरल उपलब्ध नहीं है, लेकिन यदि आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, आपको मृत्यु या घोरुपति की आशंका लग रही है तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ भी मिल जाता है मृत्यु या घोरुपति की आशंका होने पर। यदि आप पब्लिक सर्वेंट को जानते ही नहीं है या आपके पास विश्वास करने का कोई कारण नहीं है तो फिर उसको बाकी अपराधों के विरुद्ध भी मिल जाता है पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध। या जो डायरेक्शन के अधीन काम करने वाला व्यक्ति है वो अपनी अथॉरिटी का स्टेटमेंट नहीं देता है या उसके पास जो लिखित रूप में अथॉरिटी है उसको प्रेजेंट नहीं करता है, तो वहां पर आपको वापस प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मिल जाता है। दूसरी चीज हमने पहले ही जाना था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिशोध के लिए नहीं है, प्रिवेंटिव एक्शन। यदि आपके पास इतना टाइम है कि आप राज्य के पास पहुंच सकते हैं और राज्य से मदद मांग सकते हैं। ये कहाँ मिल रहा था? जब हमने सिद्धांत शुरुआत में बात की तो वही बात की थी, ये कहाँ मिल रहा था? जहां आपको राज्य के पास पहुंचने का अवसर नहीं। तो राज्य ने कहा था आपसे, विधि ने कहा कि ठीक है तुम अपना उपाय कर लो, बाद में हम तुम्हारे काम को अपराध नहीं बनाएंगे। लेकिन जहां राज्य के पास आपके पास पहुंचने का समय है, लोक प्राधिकारियों के पास पहुंचने का समय है, तो वहां आपको नहीं मिलेगा। 99 दूसरा रिस्ट्रिक्शन यही लगाती है उन दशाओं में जिसमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट रक्षा का कोई अधिकार नहीं है। आप इसीलिए तो मिल रहा था ना कि स्टेट आपकी मदद नहीं कर रही, और जब स्टेट आपकी मदद करने की स्थिति में है तो फिर आपको क्यों देंगे अधिकार? स्टेट मदद करेगी। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जहां पर आपको टाइम टू हैव रिकोर्स अथॉरिटीज, टाइम शब्द ध्यान रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है अवसर की समय, तो टाइम शब्द लिखा हुआ यहाँ पर अवसर नहीं है। कई बार प्रश्न यहाँ से आता है कि अवसर उपलब्ध है या समय उपलब्ध है, अवसर की बात नहीं हो रही है, समय होना चाहिए हमारे पास कि हम
चले जाएं वहां तक। यदि समय उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध है। तीसरी चीज है कि ये जो हम बार बार बात कर रहे थे, एग्रेसर की जब बात कर रहे थे कि राइट डज नॉट एक्सटेंड टू काजिंग मोर हार्म देन नेसेसरी, जो इसका इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, ये कहता किसी भी दशा में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। जैसे ही आप इस लिमिट को पार करेंगे तो फिर आपका कार्य अपराध में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको वहीं तक प्राइवेट डिफेंस है जितना कि आपको अपनी प्रतिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मतलब जैसे ही आप इस लिमिट, एक लिमिट लगाता है यहाँ पर, जैसे 97 ने आपको अधिकार दिया कि आप प्राइवेट रक्षा कर सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, धारा 100 पढ़ेंगे तो ये भी बताता है कि आप प्राइवेट रक्षा का अधिकार करते हुए सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। पर 99 का जो तीसरा खंड है वो एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको अवेलेबल तो है प्राइवेट रक्षा, लेकिन उतनी ही अपहानि करने के लिए अवेलेबल है कि जितना आपको अपने बचाव के लिए आवश्यक हो। जैसे इसमें एक अच्छा मामला हुआ, मोहिंदर पॉल जॉली वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। मोहिंदर पॉल जॉली वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ये आपका AIR 1979 SC 577। जैसा कि फैक्ट्रियों में होता है कि जो कर्मचारी होते हैं कई बार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं, यहां भी आंदोलन हुआ था, फैक्ट्री में आंदोलन हुआ, वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए। कुछ वर्कर्स थे तो उन्होंने पत्थर उठाए और उन्माद में, जैसा कि अमूमन होता है, कुछ वर्कर्स ने फैक्ट्री के प्रबंधन के गेट पर पत्थर फेंक दिए, ईंट के टुकड़े वगैरह फेंक दिए। इतने में जो फैक्ट्री का संचालक था वो राइफल लेके आया और चला दिया धनाधन गोली। कुछ लोग खत्म हो गए। बाद में उसके ऊपर 302 का मामला चला। फैक्ट्री के प्रबंधक के ऊपर, जो उसका डायरेक्टर था, उसने कहा कि साहब मैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, मेरे फैक्ट्री के बाहर ये मजदूर जमा हो गए थे और ईंट चला रहे थे, देखिए शीशा टूट गया है। तो क्या आपको यहां पर लगता है कि इस व्यक्ति को देना चाहिए उपचार? नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि शीशा टूट गया था तो तुम्हारे पास इमिनेंट टाइम था कि तुम पब्लिक रिकोर्स ऑफ अथॉरिटीज प्राप्त कर सकते थे। ऐसा तो नहीं हो रहा था कि तुम्हारे जीवन पर खतरा आ गया था, एक शीशा टूटा था, एक ईंट का टुकड़ा फेंका गया था। ऐसा तो नहीं था कि तुम्हारे जीवन पर खतरा आ गया था। जब तुम्हारे जीवन पर इस स्तर का खतरा नहीं आया कि तुम दूसरे का जीवन लेना तुम्हें विधि कैसे अलाउ कर देगा? तो यहाँ पर उनको नहीं, इसी जो 99 का तीसरा रिस्ट्रिक्शन है, उस रिस्ट्रिक्शन के कारण उसको लाभ नहीं मिला मोहिंदर पाल जोली के मामले में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यही रिस्ट्रिक्शन का रेफरेंस देते हुए कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट द ओनर एक्सीडेड हिज राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इन किलिंग द वर्कर। एक्सीड कर गया, यहां पर कहता है कि एक्सीड आप नहीं करेंगे, और यहां पर उसने क्या किया, एक्सीड कर दिया। When the accused was attacked with a जो ईंट का टुकड़ा था उससे एक्यूज को अटैक किया गया था, उसके शीशे पर अटैक किया गया था, लेकिन उसके इमिनेंट डेंजर लाइफ को नहीं था। और जब आपके इमिनेंट डेंजर लाइफ को नहीं था तो आपको भी उतनी हानि करना था। आप भी निकलकर एक पत्थर चला सकते थे, पर आपने निकलकर गोली चला दी और उससे कुछ लोगों की जानें चली गई। और फिर आप कहें कि हम तो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहे थे, तो फायदा नहीं मिलेगा। फिर रिस्ट्रिक्शंस की बात हो गई, थोड़ा सा समय देख लें कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, बाकी अपराधों की तरह भी, बाकी सामान्य बचावों की तरह भी, इसको भी एक्यूज्ड को ही स्थापित करना पड़ेगा। जैसा कि धारा 105 एविडेंस एक्ट में हमने देखा था कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस की प्ली कौन लेगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस सामान्य तो विधि ये कहती है 105 की हम सारे अपवादों का अभाव मानकर चलेंगे। अब एक्यूज को फायदा लेना है तो एक्यूज पर यह जिम्मेदारी रहती है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले और उसको स्थापित करे। किस स्तर तक स्थापित करना है ये भी आप लोग कई मामलों में पढ़ चुके हैं कि जो एक्यूज की जिम्मेदारी रहती है वो प्रिपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक रहती है, नॉट एज लाइक प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसको चीजों को स्थापित नहीं करना है, उसको संभावनाओं की बहुलता तक ही स्थापित करना है। सलीम जिया वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 66 AIR 1979 SC 391, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज का राइट एज लाइक प्रोसिक्यूशन नहीं है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के संबंध में, उसको चीजों को प्रिपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक ही स्थापित करना। एक चीज और इसमें जान लें कि
क्या अभियुक्त के लिए ये हमेशा बाध्यकारी है कि वो प्ली ले, जब उसका 313 का कथन हो या जो भी वो प्ली ले? हर क्रिमिनल ट्रायल में अभियुक्त का एक स्टेटमेंट होता है कि साहब मेरा कार्य अपराध क्यों नहीं। यदि मान लीजिए कि उसने प्ली नहीं ली है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस की प्ली नहीं ली है, लेकिन कोर्ट ये पाता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस से ही कोर्ट पाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन से पाता है, चीफ से पाता है, या डिफेंस ने जो डिफेंस विटनेस पेश किया उससे ये कोर्ट पाता है कि नहीं इसका मामला तो प्राइवेट डिफेंस में आ रहा है, पर अभियुक्त नहीं समझ पा रहा है कि मेरा मामला प्राइवेट डिफेंस में आ रहा है कि नहीं, और उसने प्ली नहीं ली। वो प्ली या फिलीबी ले रहा है या दूसरा प्ली ले रहा है, कोई भी ले रहा, तो क्या यहाँ पर फायदा मिलेगा अभियुक्त को कि नहीं मिलेगा? कि जो रिकॉर्ड है, कोर्ट की फाइल का रिकॉर्ड है, उससे ये तो लग रहा है कोर्ट को कि यहाँ पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस अभियुक्त के पक्ष में रेज हो रहा है, लेकिन अभियुक्त नहीं समझ रहा है इस चीज को और वो इसकी प्ली नहीं ले रहा। तो क्या अभियुक्त को फायदा मिलेगा? यहाँ पर बिल्कुल फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें AIR 1968, इसमें कहा गया कि यद्यपि एक्यूज्ड ने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का स्टेटमेंट नहीं दिया है और ना ही उसके लिए कोई प्ली लिया है, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन में चीजें निकल कर आई हैं, इवन प्रोसिक्यूशन एग्जामिनेशन में जो चीजें निकल कर आई हैं, और उससे ये लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी में कुछ गड़बड़ है और अभियुक्त राइट टू प्राइवेट डिफेंस के तहत काम कर रहा था, प्ली नहीं ले रहा है अभियुक्त, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ये पाता है, तो कोर्ट यहाँ पर उसको प्राइवेट डिफेंस का लाभ देगा। इसी तरह एक और मामला है मोती सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका 2002 का मामला है 9 SCC 494। इसमें भी यही चीजें हुई कि कोई जरूरी नहीं है, हालांकि आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले सकता है अभियुक्त, लेकिन मान लीजिए कि वो नहीं ले पाया, नहीं समझ पाया चीजों पर, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में चीजें निकल कर आई, जो चीफ एग्जामिनेशन में निकल कर आई, जो मामला है चार्जशीट है, उन सब का ऑब्जर्वेशन करने पर कोर्ट ये पाती है कि नहीं अभियुक्त राइट टू प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, तो उसको फायदा कोर्ट देगी, यद्यपि उसने कोई प्लीडिंग ऐसी नहीं ली। तो ये दो मामले थे